अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद ज़ुहैर। आज हम लोग दोबारा बात करेंगे बॉन्ड वैल्यूएशन के टॉपिक की। लास्ट लेक्चर जो था उसमें हम लोगों ने बात की थी कि बॉन्ड्स के टॉपिक के अंदर हम लोगों ने कितने एरियाज को कवर करना है। लेकिन आज हम जिस चीज़ पर बात करेंगे वो ये है कि बॉन्ड वैल्यूएशन या एनालिसिस के टॉपिक के अंदर जो बॉन्ड और डिबेंचर से रिलेटेड टर्म्स यूज होती हैं, आज हम पहले उनके ऊपर बात करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि हम लोगों ने कुछ पास्ट पेपर्स देखे और कुछ बच्चों का रिएक्शन देखा है, तो हमें वहां से पता चला है कि हमारे जो स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा इशू ये आ रहा है कि वो पेपर में क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। बेसिकली जो एग्जामिनर उनसे रिक्वायर कर रहा होता है वो उसको उसमें से चेक नहीं कर पा रहे होते कि एग्जामिनर उनसे रिक्वायर क्या कर रहा है और उन्होंने उसके अगेंस्ट उसका रिप्लाई क्या करना है, मतलब क्वेश्चन पेपर के अंदर उन्होंने उसका आंसर क्या देना है। तो इसी वजह से हम लोगों ने ये जरूरी समझा कि आज क्यों ना आप लोगों को पहले बॉन्ड वैल्यूएशन के टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपको पहले वो बता दी जाए, उनके मीनिंग समझा दिए जाए और फिर हम उन चीजों को आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर जब इस चीज का स्टार्ट करता हूँ, आगाज करता हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि बॉन्ड और डिबेंचर ये दोनों सेम ही चीजें हैं, सिर्फ नाम का डिफरेंस है। और इसमें जो टर्म यूज होती है, जो मोस्ट कॉमनली टर्म यूज होती है, वो हमारे पास टोटल 9 टर्म्स हैं। हम इन तमाम टर्म्स को वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। कोई भी बॉन्ड जब भी इशू किया जा रहा होता है तो उसके ऊपर उसकी एक फेस वैल्यू होती है। अब हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन रखी है कि फेस वैल्यू क्या चीज है। फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो किसी भी बॉन्ड के ऊपर उसकी एक्चुअल में वैल्यू लिखी होती है, जो इशूअर जिस वैल्यू के ऊपर उस बॉन्ड को इशू कर रहा होता है। कोई भी बॉन्ड होगा तो सबसे पहले इशूअर जो है उसके ऊपर उसकी एक वैल्यू फिक्स करेगा। हम डिनोमिनेशन के लिए यहाँ पे ले लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ₹100, ₹1000 का उसने एक फेस वैल्यू का बॉन्ड इशू किया। फेस वैल्यू का दूसरा नाम जो होता है, या हम इसे कह सकते हैं कि नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग के लिए, टर्मिनोलॉजी के लिए हम इसको नॉमिनल वैल्यू भी नाम देते होते हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ए बॉन्ड। और दूसरा डिनोमिनेशन वैल्यू ऑफ ए बॉन्ड। ये दोनों नाम इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं फेस वैल्यू के। अब जब भी कोई बॉन्ड इशू होता है उसकी एक फेस वैल्यू होती है, तो इसी तरह उसके ऊपर एक कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट भी साथ अटैच होता है कि आपको इस बॉन्ड के अगेंस्ट कितने रुपए पे या कितनी परसेंटेज के लिहाज से आप लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो जो फेस वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट फिक्स होता है, वो बेसिकली हमारी क्या होती है, वो कूपन पेमेंट होती है। तो हम कह सकते हैं कि कूपन या इंटरेस्ट रेट एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिसको इश्यूअर प्रॉमिस करता है कि वो आपको कॉन्ट्रैक्चुअली पे करेगा। इसमें हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट विच इज प्रॉमिस्ड बाय द इश्यूअर टू द बायर। अब बायर कौन? बायर ऑफ ए बॉन्ड। और कब तक उसे पे करेगा? टिल द मैच्योरिटी और होल्डिंग ऑफ द बॉन्ड। अब नेक्स्ट टर्म है वो है कूपन पेमेंट। कूपन पेमेंट जो है वो क्या चीज है? कूपन पेमेंट बेसिकली हमारे लिए जो फेस वैल्यू है किसी भी बॉन्ड की फेस वैल्यू, उसके ऊपर जो हमारा एक फिक्स इंटरेस्ट रेट जो हमारे एक इश्यूअर ने हमारे साथ डिसाइड किया है और प्रॉमिस किया है कि वो हमें पे करेगा, तो वो उसकी पेमेंट इन टर्म्स ऑफ रुपी, इन टर्म्स ऑफ डॉलर, इन टर्म्स ऑफ यूरो, वो हमारी क्या कहलाएगी? कूपन पेमेंट कहलाएगी। जैसे हमारा एक बॉन्ड था जिसकी वैल्यू थी ₹1000। अब वो हमें हमारे जो इश्यूअर है उसने कहा कि इसके ऊपर वो हमें एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट पे करेगा। तो इसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट की वैल्यू बनती है दैट इज इक्वल टू 100 रुपीज। तो हम इस 100 रुपीज को कहेंगे कि ये बेसिकली क्या है? कूपन पेमेंट है।
नेक्स्ट जो टर्म है वो है इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या होती है? अब इशू प्राइस का डायरेक्टली रिलेशन जो है वो हमारी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग के साथ है। जब भी कोई भी इश्यूअर ऑफ द बॉन्ड को इशू करेगा, अब हम इसमें एक टर्म को अंडरस्टैंड करेंगे कि जब भी वो बॉन्ड को इशू करेगा तो सबसे पहले वो कहां पर इशू करता है? प्राइमरी मार्केट के अंदर। अब हम यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट हमारी वो मार्केट होती है जिसमें हमारा आप कह सकते हैं कि रिलेशन ऐसा होता है कि कंपनी जब फर्स्ट टाइम जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स इशू करेगी तो हम उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। मतलब कि जिस मार्केट में फर्स्ट टाइम हमारे शेयर्स इशू किए जाएंगे या फर्स्ट टाइम कंपनी अपने शेयर इशू करेगी और जनरल पब्लिक उसके अंदर इन्वेस्ट करेगी तो उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी मार्केट का। और उस मार्केट में जो उस बॉन्ड की प्राइस होती है, जो वैल्यू होती है, वो कहलाती है हम लोगों की इशू प्राइस। इसके बाद हमारे पास आती है सेकेंडरी मार्केट। हम लोगों ने यहां पर एक चीज अंडरस्टैंड की कि प्राइमरी मार्केट क्या है कि जब कंपनी बॉन्ड इशू करती है और आगे से जनरल पब्लिक या इन्वेस्टर उसको बाय करते हैं फर्स्ट टाइम, तो वो कहलाती है प्राइमरी मार्केट। उसके बाद जब इन्वेस्टर्स मतलब कि कंपनी से निकल के शेयर प्राइमरी मार्केट में चला गया। अब आपको भी पता है कि मार्केट के अंदर, बॉन्ड मार्केट के अंदर नॉर्मली शेयर्स की सेल परचेज होती रहती है। तो वो जो शेयर्स की सेल और परचेज है वो अमंग द इन्वेस्टर्स होती है। तो वो जो शेयर की सेल परचेज अमंग इन्वेस्टर होती है उसको हम नाम दे रहे होते हैं सेकेंडरी मार्केट का। मतलब हम इसको इस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं कि सेकेंडरी मार्केट वेयर bonds are purchased and sold among investors। जबकि प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि प्राइमरी मार्केट में कंपनी से शेयर जाते हैं और बॉन्ड्स जाते हैं जनरल पब्लिक को, तो हम इसको नाम देते हैं प्राइमरी मार्केट का। तो जो प्राइस हम लोगों की प्राइमरी मार्केट के अंदर डिसाइड होती है या जिस प्राइस के ऊपर हम अपना प्राइमरी मार्केट में बॉन्ड इशू करते हैं उसको हम नाम देते हैं इशू प्राइस का। अब आपको यहां से मैं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दे दूं कि प्राइमरी मार्केट में जब हमारे पास प्राइस आती है वो हमारी होती है इशू प्राइस, और जो सेकेंडरी मार्केट होती है उसमें जो प्राइस आती है वो कहलाती है हमारी मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस है बॉन्ड, मतलब कि जो प्राइस सेकेंडरी मार्केट के अंदर हमारे बॉन्ड की होगी, जो वैल्यू होगी, वो हमारी कहलाएगी मार्केट प्राइस ऑफ ए बॉन्ड। होपफुली आपको यहां से एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि इशू प्राइस और मार्केट प्राइस में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट वन इज मैच्योरिटी डेट। हमारे पास परपेचुअल बॉन्ड्स भी होते हैं, तो हम परपेचुअल बॉन्ड्स की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि मैच्योरिटी का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली रिलेशन है उन बॉन्ड्स के साथ जो परपेचुअल नहीं है, जो फॉर ए टाइम पीरियड है, सर्टेन टाइम पीरियड के साथ होते हैं, उनके साथ रिलेशन है मैच्योरिटी डेट का। मतलब एक ऐसा बॉन्ड जिसको आज हमने इश्यू किया और 5 साल बाद जाके वो मैच्योर हो जाएगा, मतलब हम उसको रिडीम कर देंगे या हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे बॉन्ड से इक्विटी शेयर्स के अंदर, तो वो हमारा क्या होगी, उस डेट को हम क्या कहेंगे, मैच्योरिटी डेट। एक प्री डिसाइडेड डेट जिसपे जाकर हम लोग या तो अपने बॉन्ड को कन्वर्ट करेंगे इक्विटी शेयर्स के अंदर या हम अपने बॉन्ड को रिडीम कर देंगे, तो उसको हम नाम दे रहे होते हैं मैच्योरिटी डेट का। अब मैच्योरिटी डेट के साथ ही रिलेटेड है हमारी रिडम्पशन प्राइस। अगर हम देखें तो हमने पहले पढ़ा फेस वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट होता है, फिर उसके कूपन पेमेंट होती है, फिर हमने डिस्कस किया इशू प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, मैच्योरिटी डेट क्या है। तो मैच्योरिटी डेट के साथ ही जो है उसकी रिडम्पशन प्राइस होती है कि जब हम लोगों ने एक बॉन्ड रिडीम करना है, एक टाइम आएगा जब उसकी मैच्योरिटी डेट आएगी, उस डेट के ऊपर हम लोगों ने जाके अपने बॉन्ड को रिडीम करना है, तो उस वक्त जो प्राइस होती है उसको हम नाम देते हैं रिडम्पशन प्राइस का। अब आप लोगों ने अर्लियर स्टडीज में भी डिफरेंट सिनेरियोस देखे होंगे, तो उसमें क्या होता था कि हम लोगों की रिडम्पशन किस तरह होती थी कि बॉन्ड इशूड एट par, redeemable at par। नेक्स्ट केस कह सकते हैं हम, फर्स्ट केस है, नेक्स्ट केस क्या है कि इशूड एट par, redeemable at premium।
तो मैच्योरिटी डेट के ऊपर हम लोग जिस प्राइस के ऊपर रिडीम करेंगे दैट वुड बी कॉल्ड रिडेम्पशन प्राइस। अब एक अगली जो टर्म है हमारे पास जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करती है वो है इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर मैं इस इंट्रिंसिक वैल्यू को जनरल वर्ड्स में या सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूं तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या बनती है? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज। सिंपल वर्ड्स में क्या है इंट्रिंसिक वैल्यू? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज। और वही बात है कि जब हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाले तो हमने उसको अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर डिस्काउंट करना है, जैसे हम लोग नॉर्मली एनपीवी के लिए करते हैं। तो उसी तरह हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी, तो जो हमारी वो वैल्यू निकलेगी दैट वुड बी आवर इंट्रिंसिक वैल्यू। लास्ट में हम लोग इसके अंदर जो बेसिक हम लोगों ने डिस्कशन करनी होती है टर्म्स के ऊपर, तो जो बेसिक हम लोगों की टर्म्स यूज होती हैं उनमें लास्ट वन है जी यील्ड। अब यील्ड को अगर हम डिस्कस करें या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो बहुत सिंपल वर्ड्स में हम लोग डिफाइन करते हैं यील्ड को कि यील्ड क्या है कि यील्ड इज द आउटपुट ऑन इनपुट, कि जो मैंने इनपुट किया है उसके ऊपर जो मुझे आउटपुट मिल रहा है वो बेसिकली मेरी यील्ड कहलाएगी। अब यील्ड को आगे हमने डिफाइन किया हुआ है या कैटेगराइज किया हुआ है तीन हिस्सों में। करंट यील्ड है, एक यील्ड टू मैच्योरिटी है और एक यील्ड टू कॉल है। अब करंट यील्ड का रिलेशन, यील्ड टू मैच्योरिटी का रिलेशन और यील्ड टू कॉल का हम लोग रिलेशन समझते हैं। अब इसमें आपको सबसे पहले एक थोड़ा सा वो दूसरे लेक्चर से एक आपको रेफरेंस देते हुए याद कराता हूं कि हम लोगों ने यील्ड टू कॉल किसके साथ रिलेटेड है? हमारा ये रिलेटेड है हम लोगों का कॉलेबल बॉन्ड्स के साथ। यील्ड टू कॉल हम लोगों का रिलेटेड है कॉलेबल बॉन्ड्स के साथ। कॉलेबल बॉन्ड्स हम लोगों के कौन से होते हैं? विच कैन बी कॉल्ड बाय द कंपनी बिफोर मैच्योरिटी डेट। और जबकि जो YTM है इसका रिलेशन किस चीज से है? इसका रिलेशन कॉलेबल बॉन्ड से नहीं है। ये हम लोग उस वक्त हम लोगों को ये रिटर्न निकलता है जब हम लोगों की मैच्योरिटी वैल्यू या मैच्योरिटी डेट आ जाती है। तो YTM जो है, इन अदर वर्ड्स YTM इज इक्वल टू आर IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, and yield to call is calling a bond before its maturity. YTM yield to maturity, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक ऐसा बॉन्ड जिसके ऊपर हम लोग अपनी यील्ड को डिटरमिन कर रहे हैं। कब डिटरमिन कर रहे हैं? एट मैच्योरिटी, जब वो मैच्योर होगा तब हम उसको डिटरमिन कर रहे हैं। और यील्ड टू कॉल हम लोग इसकी जो यील्ड है उसको डिटरमिन कर रहे होते हैं बिफोर मैच्योरिटी, क्योंकि इट कैन बी कॉल्ड बिफोर मैच्योरिटी। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे एक बॉन्ड की जो कह सकते हैं लाइफ है वो 5 इयर्स है, तो हमारा डिसाइड हुआ है कंपनी के साथ या इश्यूर के साथ कि आफ्टर 3 इयर्स दे कैन कॉल द बॉन्ड। तो हम इस चीज को क्या कहते हैं? कॉलेबल बॉन्ड। तो ऐसा बॉन्ड जिसकी वैल्यू हम लोगों को सर्टेन होती है कि 3 साल तक तो मेरे पास पैसे आएंगे, इसका इंटरेस्ट रेट मुझे मिलता रहेगा, बट आफ्टर 3 इयर्स आई एम अनसर्टेन कि मेरा जो इश्यूर है वो बॉन्ड को कॉल कर सकता है। तो आई एम अनसर्टेन। तो 3 साल तक जब भी हम अपने बॉन्ड की रिटर्न निकालेंगे या उसके ऊपर बॉन्ड का रिटर्न और वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो उसको हम लोग नाम दे देंगे यील्ड ऑन कॉल। और जब हम लोगों का मैच्योरिटी के ऊपर डिसाइडेड है कि मेरी जो आप कह सकते हैं कि रिडेम्पशन होगी वो एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी होगी, तो उसको हम नाम दे देते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। अब इसमें लास्ट वन जो डिफाइन करने वाले रहेंगे वो है करंट यील्ड। करंट यील्ड क्या है? करंट यील्ड क्या है कि मुझे इस साल या अभी कितना रिटर्न मिलेगा ऑन माय इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी मैं एग्जांपल भी देता हूँ, वो थोड़ी सी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी और दूसरा आपको कुछ समझ भी आ जाएगी। हम लोगों ने बात की फेस वैल्यू की या इशू प्राइस की। इशू प्राइस ऑफ अ बॉन्ड इज ₹100, मार्केट वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड इज ₹110, और इसके ऊपर जो हमारे साथ डिसाइड हुआ है हमारे इन्वेस्टर के साथ या हमारे इशू ऑफ अ बॉन्ड के साथ, तो वो ये डिसाइड हुआ है कि वो हमें जो रिटर्न है
वो ₹9 पे करेगा फॉर ए ईयर। तो जब भी हम लोग इसकी फिर करंट यील्ड निकालेंगे तो वो हम लोगों की किस तरह निकलेगी, 9 डिवाइडेड बाई 110। इसके अंदर हम लोग मार्केट को कंसीडर कर रहे होते हैं, मार्केट वैल्यू को। अब मार्केट वैल्यू को क्यों कंसीडर कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यील्ड का मतलब क्या है कि आउटपुट ऑन इनपुट। क्योंकि जब शेयर बॉन्ड इशू हो गया है तो फिर वो मेरी प्राइमरी मार्केट से निकल गया है, फिर वो मेरी सेकेंडरी मार्केट में आएगा, और सेकेंडरी मार्केट में आपकी मार्केट प्राइस यूज हो रही होती है, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि मेरी बॉन्ड की एक प्राइमरी मार्केट है जिसमें कंपनी डायरेक्टली इशू करती है जनरल पब्लिक को, और सेकेंडरी मार्केट है जहां पे बॉन्ड्स परचेज और सेल होते हैं अमंग इन्वेस्टर्स। तो इसीलिए मैंने बताया आपको कि जब भी हम यहाँ पर अपने करंट यील्ड फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग 9 जो मेरे रिटर्न आ रहा है डिवाइडेड बाई 110 जो उसकी मार्केट वैल्यू है, उसकी बेस पर हम लोग अपना करंट यील्ड की परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको माशाल्लाह इस लेक्चर में कुछ चीजें समझ आई होंगी, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप कमेंट कर सकते हैं।